भगवान को देख रहे हैं, हम्म। उसी अप्रोच से हमारे पास इतने सारे भगवान क्यों है? मतलब हमारे पास ऑलमोस्ट 9 डाइटी तो फिंगर टिप्स पर ही है कि हाँ हमारे पास 9 डाइटी तो है ही है, और हम्म। वो 10 11 12 होने में भी कोई टाइम नहीं लगता। उसी तरह से हर एक के यंत्र भी डिफरेंट है। तो जिस व्यक्ति ने पहली बार वो यंत्र बनाया होगा वो क्यों बनाया होगा, हम्म। या मंत्र में जो है वो क्या क्या एस्पेक्ट्स है। मतलब अब जो हमारा पार्ट ऑफ द प्रोग्राम है दैट इज टू डीपर डाइव। हाँ। तो हमारे को उन उन एस्पेक्ट्स को टच करना चाहिए जो हमारे को, जैसे मैंने एक पर्पस डाल रखा है कि बिफोर 31 दिसंबर 2025 आई वांट टू मेक माय कंट्री डायबिटीज फ्री। सो डायबिटीज, हम्म। ब्लड प्रेशर, थायराइड, हाइपरटेंशन, ये चारों बीमारियां चली जानी चाहिए। अब ये चली गई, इसका क्या बेंचमार्क है? मान लीजिए मैं सिर्फ हीलिंग ही करता हूँ, तो मैंने उसमें बेंचमार्क डिफाइन करे कि भाई मेरा जो है ये, जो बाजार में डायबिटीज वाली दवाइयां बिकती है वो जो है वो कम हो जाए, जो लैब टेस्ट होते हैं वो होने बंद हो जाए। तो ऐसे करके आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये वाला पार्ट है। अब ये चीज एक रेवोल्यूशन बने एक शॉर्ट टर्म के अंदर, सो दैट हम्म। ये सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो जाए। तो मैंने उसको एनर्जी एस्पेक्ट से देखना शुरू करा कि मैं ऐसा क्या क्या कर सकता हूँ जिसको वो अपने घर में यूज करे, और यूज करने से इट बिकम्स अ ग्रेप वाइन, और चारों तरफ उसका यूसेज आ जाए। तो अगर मैं नंबर्स पे बात करता हूँ, एक सेकेंड। मेरे पास टोटल 35 करोड़ लोग हैं जो मैं भारत के तौर पे देख रहा हूँ। इन 35 करोड़ का अगर मैं 2% लेकर चलूंगा तो वो 70 लाख हो जाएगा। इसका 2% लेकर चलूंगा तो एक 1.4 लैक्स हो जाएगा। इसका 2% लेकर चलूंगा तो वो मेरा 2800 हो जाएगा। इसका 2% लेकर चलूंगा तो मेरे को 56 टच पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे। हर टच पॉइंट जो है वो 2800 के हिसाब से काम कर रहा है। 2800 वाला 1.4 लैक्स के हिसाब से काम कर रहा है। तो ये इधर से इसका ऐसे करके मैं, तो अब जब मैंने ये डिसाइड करा कि ये पूरी प्रक्रिया ऐसी चल रही है, तो मुझे मासेस को, मतलब मेरे ये दो टारगेट ऑलमोस्ट पूरे हो चुके हैं। अब मैं इस वाले टारगेट के हिसाब से काम कर रहा हूँ, 1.4 लैक्स वाले। तो 1.4 लैक्स के बेसिस पर मुझे एक कॉन्टैक्ट प्रोग्राम बनाना पड़ेगा जो 1.4 लैक्स लोगों को इन्फ्लुएंस करे। तो आइदर आई शुड राइट अ बुक विच इज अ काइंड ऑफ अ यूजर मैनुअल, जिसमें कि हम सारे के सारे वो पॉइंट्स आइडेंटिफाई करें। टू, आई शूट अ वेब सीरीज सो दैट कि मैं उसको जो है यूट्यूब और इन सारे सोर्सेज को यूज करके, फेसबुक को, और मैं उसको जो है वो फ्रीली जो है वो वहां पर वो करता जाऊं, मार्केटिंग करता जाऊं, सो दैट हर वो व्यक्ति जो उस प्रोसेस से कनेक्टेड है वो अपना पूरा पार्ट करे। आई शुड पैरेलली क्रिएट अ टेक प्लेटफॉर्म जहां पर मैं एक साथ 1 लाख लोगों को जो है वो हीलिंग दे सकूं। तो मुझे हीलिंग के उन अप्रोचेस को समझना पड़ेगा जो मैं एक, अब क्या है, मैं एक व्यक्ति की हीलिंग करता हूँ, 2 से 5 मिनट लगते हैं उसकी हीलिंग करने में। मैं उस टाइम को घटाकर 1 मिनट से कम भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरी नीड जो है वो 35 करोड़ लोगों को कन्वर्ट करना है। तो अगर मुझे उस पार्ट में जाना है तो मुझे हीलिंग का वो तरीका पता होना चाहिए कि मैं एक साथ 1 मिनट में 1 लाख लोगों की हीलिंग कर सकूं। अगर ये नहीं कर पाऊंगा तो नहीं होगा ना। सही तो है। राम, इसमें वाल्मीकि रामायण में ये डिस्क्रिप्शन आया था कि जब ये रामचंद्र जी ने युद्ध जीत गए तो वहां पर इंद्र आए, और
इंद्र ने रामचंद्र जी को पूछा कि मांगो, क्या मांगते हो, मैं आज बहुत खुश हूं तुमसे। हम्म, तो ही सेड टू थिंग्स। ए, मेरे फादर चले गए तो मैं उनको एक बार देखना चाहता हूँ, तो ये मेरा एक विश है कि मेरे फादर के बारे में मुझे पता चले। ये एक पार्ट हम्म, किया। दूसरा उन्होंने बोला कि मैं एक धर्म युद्ध लड़ रहा हूँ, तो मेरे धर्म हम्म, युद्ध में जितने भी, मतलब राम जीत गए, राम को उनकी पत्नी मिल गई, राम ने सब कुछ ठीक कर लिया, वो तो ठीक है, बट राम ने अकेले तो कोई चीज करी नहीं है। तो अगर सही है। एक भी वानर जो है वो मर जाता है हम्म, तो उसके घर में विलाप होगा। राम के हम्म, साथ खड़े होने वाले व्यक्ति की लाइफ में विलाप नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि मेरे को आप जो है जितने भी वानर, रिक्ष और ये जितने भी मेरी तरफ से खड़े हुए वो सब जीवित हो जाए, हम्म, एक भी ना मरे। तो बोले ये कैसे पॉसिबल है? तुम्हें पता है कुंभकर्ण के पैर के नीचे तो जो लोग आ गए वो बिल्कुल चटनी बन गए। हम्म, तो इसे जब आपने कहा है कि मांगो क्या मांगते हो, तो इन सब चीजों पे क्या बात करना। हम्म, आपने बोला है तो मैंने अपनी विश रख दी, कर सकते हो तो करो और नहीं कर सकते तो मत करो। हम्म, तो वहां पर उन्होंने जो है अमृत संजीवनी जो है उसको डाला। हम्म, और उसको डालने के बाद जिन वानरों के शरीर अलग अलग पड़े थे उनके शरीर अलग अलग जो थे वो जुड़ के एक शरीर में हो गए। जिनके पिस गए थे उनके नए शरीर बने। और वो सारे शरीर जो है ऐसे सामने प्रकट हुए जैसे कि कोई नींद से सोता हुआ व्यक्ति उठ गया। तो मेरा पॉइंट ये है कि क्या हम अभी हीलिंग की उस डोमेन को समझ पाए जिस डोमेन की एक लेवल ऑफ एक्सपर्टीज इस तरीके की है। तो अगर वो इंद्र के पास विद्या है तो वी शुड बी एबल टू इन्वोक द इंद्र। क्योंकि हमारे यहाँ तो रोजमर्रा की पूजा में हम इंद्र की पूजा भी नहीं करते, अगर आप ध्यान से देखें तो। हम इंद्र की कोई पूजा सही करते है। हैं? नहीं, इंद्र की कोई पूजा नहीं करते। हम तो एक्चुअली कोई भी वायु अग्नि किसी की भी पूजा नहीं करते। वो तो जब हवन होता है उसी समय कभी करते हैं actually। पुराने जमाने में तो हर कोई अग्निहोत्री होता था। हाँ। तो हमारे को पहले उन पॉइंट्स को समझना पड़ेगा उस पूरे प्रोसेस में जो हमारे को हायर ऑर्डर ऑफ हीलिंग एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हैं। और सही है। वो कनेक्ट क्यों कर पा रहे हैं उसको, तो जितना हमारा डीप डाइव होगा इस सब्जेक्ट पर उतना ज्यादा वहां से चीजें निकलना शुरू हो जाएंगी। हम्म, तो मैंने कल क्या करा, एक सेकंड, एक सेकंड, शुक्ला जी आए नहीं। और वो मर्म पॉइंट्स भी देखा था, मैं ऐसे टच करके देख रहा था कि अगर हम टच करते हैं तो क्या होता है actually। जैसे आपने बोला था कि जी, एक सेकंड।
तो अब मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये है कि हमारे सिस्टम में, मैंने कल कुछ पीपीटी वर्क करा था तो मैंने वो आपको शेयर हम्म, कर दिया कि मेनली हमें हीलिंग एनर्जी किसी पर्पस से मिलती है। हम्म, अदरवाइज अगर आप देखें कि क्या कोई कार्मिक साइकिल है, अगर कार्मिक साइकिल एग्जिस्ट करती है तो हीलिंग पावर्स इज ए हिंड्रेंस टू डेथ। हम्म, क्योंकि हमारी प्योर इंफॉर्मेशन हर जगह डिफरेंट दी गई है। हम्म, श्रीमद् भागवत में आई थिंक एक जगह रेफरेंस आया किसी यज्ञ का, उसमें ये बताया गया कि सबसे पहले किसको बिठाया गया और सबसे आखिर में किसको बिठाया गया। तो जो सबसे पीछे की रो थी उसमें वहां पर वैद्य को बिठाया गया। हम्म, तो मैंने गुरुजी से पूछा कि भाई ये वैद्य को यहाँ पर क्यों बिठाया सबसे पीछे, उसको तो सबसे आगे बिठाना चाहिए था। हम्म, तो वहां पर आंसर था कि वो दूसरे के कष्ट से अपने पैसे कमाता है। हम्म, ठीक है सर। तो उसका हम्म, जो इनकम जो है वो इनकम प्योर इनकम नहीं है। अब ये कौन बोल रहा है? मेरे गुरुजी बोल रहे हैं। वो क्या करते थे? वो वैद्य थे। तो मैं एक तो पॉइंट की रेलेवेंस समझाने की बात कर रहा हूँ कि वो अगर कोई बात बोलते हैं या करते तो वो उसके तौर पर उसको बहुत अच्छी तरीके से बताते समझाते थे। तो हम्म, देना, और उनके पास में ये हुनर था कि मतलब उनके पास में व्यक्ति आया तो वो उसके मरने वाला पार्ट तो जो है वो कोई होता ही नहीं था। मतलब वो खुद ही बिल्कुल ही लाइन से कुछ ऐसा काम करे जो खराब करे चीजों को। अदरवाइज वो बड़े इंटेंस सिचुएशन में भी वो रिजल्ट देते थे यूजिंग आयुर्वेदिक मेडिसिन। तब मेरे को ये पता चला कि आप अगर कार्मिक साइकिल के हिसाब से लेकर चलते हो तो आप कार्मिक साइकिल में एक ऑब्स्ट्रक्शन है। हम्म, तो अगर आप किसी चीज में ऑब्स्ट्रक्शन है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप किस प्रकार से काम करें ताकि आप ऑब्स्ट्रक्शन ना बने। क्योंकि अगर ऑब्स्ट्रक्शन बनेंगे तो वो डिवाइन एनर्जीज का इन्वोकेशन तो नहीं हो सकता। मेरी बात समझा पा रहा हूँ? जी, तो अगर हायर ऑर्डर की एनर्जीज को हमें अट्रैक्ट करना है तो हमें कुछ ऐसा समझना पड़ेगा जो हम अभी मिस कर रहे हैं। करेक्ट। द फर्स्ट थिंग आई आइडेंटिफाइड कि मुझे बड़ी हीलिंग एनर्जीज चाहिए तो मुझे कोई बड़ा पर्पस भी चाहिए। हम्म, जब तक वो पर्पस मैं बहुत सीरियसली इन्वोक ना करूं। अब सीरियसली हम्म, का मतलब क्या होता है? मान लीजिए मैंने ये बोला कि इच्छा क्रिया ज्ञान, ये तीन हम्म, चीजें स्ट्रक्चर्ड है। तो मैं जैसे जैसे इच्छा करूंगा क्रियाएं होंगी, क्रियाओं के बाद मुझे पता चलेगा कि इनमें क्या चीज जुड़ पाई क्या चीज नहीं जुड़ पाई, एंड हम्म, हेंस द साइकिल विल स्टार्ट। ठीक है। जरूर। नमस्कार शुक्ला जी, कहाँ पर हैं आज आप? कौन से शहर में? नहीं, मैं यही हूँ, आनंद में ही। ठीक है, बढ़िया। तो मेन मुद्दा इस बात का है कि हम बड़ी ऊर्जाओं को अपनी तरफ आकर्षित कैसे करें, इस कारण हम्म, से मैं काम कर रहा था। हम्म, तो जब भी मुझे मंत्र को लिखने से, उसके ऊपर काम करने से नेक्स्ट लेवल पता चलता था कि अच्छा ये मंत्र में ये चीज चेंज है। हम्म, वो जो चेंज पता चलता था वो मंत्र स्वयं बताता था या वो एनर्जी बताती थी जो उस प्रक्रिया को हाईलाइट कर रही है। हम्म,
तो इस अप्रोच को ध्यान में रखने से ये प्रक्रिया जो है उसमें मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आया। तो हम वापस से इसी मॉडल को लेकर चलते हैं और अपने एस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं कि हम क्या क्या अटेन कर चुके और क्या हमें अटेन करना है। अटेनमेंट जो है वो एक ऐसा पार्ट है जो ये बताता है कि हम जिस पर्पस के लिए काम कर रहे हैं हमारी सारी चीजें उस पर्पस के अनुसार इवॉल्व हो रही हैं। तो मैंने 35 करोड़ लोगों को टारगेट करा, उसका 2% 70 लाख हो गया, उसका 2% 1.4 लाख हो गया, उसका 2% 2800 हो गया, उसका 2% 5600 हो गया। अब इन सारे चीजों के तौर पे मुझे 56 2800 ये मेरे 2 लेवल अटेन अटेन हो गए। मेरा नेक्स्ट लेवल बैठता है 1.4 लाख, जिसके लिए मैं एक किताब लिख सकता हूँ, एक वेब सीरीज बना सकता हूँ, और मुझे एक टेक प्लेटफॉर्म चाहिए जो मेरे पास आ चुका है। अब क्योंकि वेब सीरीज और ये सारी चीजों की बात आई तो मैंने वो वीएफएक्स वाले से बात करना और उसके साथ काम करना शुरू कर दिया। कल हमने पूरे दिन बैठ के यही शूट करा कि अब मुझे सबसे पहला पार्ट मेरे प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है जिसको मैं उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करके बोल सकूं। तो मेरे प्रोग्राम में सबसे यूनिक जो था वो मेरा कुंडलिनी वाला पार्ट था। ठीक है, तो मैंने एक कुंडलिनी को अपने भीतर इन्वोक करा और उस कुंडलिनी को चैनलाइज कैसे करना है, वो चलती कैसे है उस पार्ट को, तो वो वाला पार्ट पूरा का पूरा मैंने वीएफएक्स पे डाल लिया। कल हमने उसका शूट पूरा करा। फिर उसके बाद वीएफएक्स पे डालने के बाद हमने सारे चक्रास को टारगेट करा। तो जो इंफॉर्मेशन बेसिक थी उसको हम डिजिटाइज कर रहे थे। हाँ ठीक है। अब जब वो बार बार वो चीज आपके सामने उसी तरह से मूव करेगी तो आपके भीतर जो चेंजेस होंगे वो उतने ही फास्ट होते चले जाएंगे। तो विच वॉज द बेसिस ऑफ नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र ये कहता था कि अगर कोई भी व्यक्ति नाट्य शास्त्र को पढ़ता है और वो शूद्र है, और वो शूद्र है क्योंकि शूद्र को वेद का कोई भी पार्ट लेना अलाउड नहीं था, उस स्थिति में नाट्य शास्त्र की मदद से आप उन सब लोगों को वेद का ज्ञान करवा सकते हैं। ठीक है सर। अब जब जी। ये बिल्कुल क्लियर हो गया, इसका मतलब ये है कि अगर आपका टेक्स्ट जो है वो कोई डीपर मीनिंग दे रहा है तो वो डीपर मीनिंग को कैसे हमने कनेक्ट करना है, ये एस्पेक्ट हमारा बैठता है। उस डीपर मीनिंग में हमारी सारी चीजें छिपी हुई हैं। अब सारी चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी चीज है, वो है क्वेश्चनिंग एबिलिटी, लिसनिंग एबिलिटी। तो जब हमारे भीतर हम किसी को मान ही नहीं रहे, ये हमारे सिस्टम ने हमें बता दिया। जब वो भीतर जो है हम उससे कोई संवाद या डायलॉग नहीं कर रहे तो वो भी हमें सिस्टम ने बता दिया कि ये ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बेकार की चीजें होती हैं, ऑल दैट पार्ट। बट अगर हम उनको यूज करने के बाद उन्हीं को इन्वोक करके उन स्ट्रक्चर्स को पूछें जो हमारे को पिछले 100 200 साल के कल्चरल इन्वेजन की वजह से इतने दूर ले आए कि हम अपने बेसिक प्रोसेस में कनेक्ट नहीं हो पा रहे। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूँ कि जी। शुक्ला जी, मैं मेरी बात समझा पा रहा हूँ? हाँ जी। थोड़ा सा मुझे बताइए कि मैंने क्या चीज के तौर पे, ताकि मुझे ये ना लगे कि मैं बाहर जा रहा हूँ अपने कॉन्टेक्स्ट से। नहीं, मैं जहाँ से आपके साथ हूँ वहां से तो मैं यही समझा कि हमें खुद से बात करनी है और जो अपने ऐसे पॉइंट्स हैं उन्हें इन्वोक करना है ताकि वो हमारे लिए हेल्पफुल हो हमारी आगे की जर्नी में। मैं वहीं से आपके साथ हूँ, ओके, उससे पहले मैं नहीं था। ठीक है। देखिए, मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ, मैंने एक वाल्मीकि रामायण का उदाहरण दिया अभी बीच में कि वाल्मीकि रामायण में एक जगह
इंद्र प्रकट हुए, उन्होंने राम को रावण के मारने के बाद शुभकामनाएं दी और उनसे पूछा कि भाई आप मांगो, आपकी क्या इच्छा है। हम्म, तो राम ने कहा मेरी तरफ से जितने भी लोग युद्ध में लड़े वो किसी की भी मृत्यु ना हो, वो सारे के सारे जीवित हो जाएं। हम्म, तो उन्होंने अमृत संजीवनी जो है उसको वहां पर प्रेषित करा, और वो सारे लोग ऐसे उठ के खड़े हो गए जैसे कि कोई सोकर उठाओ। हम्म, अब ये वो लोग भी थे जो कि जिनका शरीर जो है कुंभकर्ण के पैर के नीचे जो है वो घिस घिस के खत्म हो गया था, पिस हम्म, गया था बिल्कुल। हम्म, तो वो पिसा हुआ शरीर का जो था वो पूरा वापस खड़ा हो गया। ये अमृत संजीवनी हमारे यहाँ एक विद्या थी जो हम्म, वाल्मीकि रामायण में डिस्क्रिप्शन है। हम्म, और हम आज की तारीख में जो हीलिंग एनर्जी यूज कर रहे हैं वो खांसी जुकाम बुखार या कैंसर, कोई भी बीमारी हो उसको हील क्लीन कर कर जो है वो कुछ दिन महीने और उसके तौर पर जो है वो आराम लाते हैं। हम्म, ठीक है। व्यक्ति हम्म, की टेस्ट रिपोर्ट्स भी कम होनी शुरू हो जाती हैं और वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। हम्म, मेरा पक्ष लेवल 4 के लिए ये है, भाई हम हम्म, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 तो कंप्लीट कर चुके। हम्म, जी। ठीक है, तो लेवल 4 में ऐसी क्या चीज है जो होनी चाहिए हम्म, जिससे कि हम उस लेवल ऑफ एनर्जी से कनेक्ट हो। हम्म, अब मैं अगर कोई एग्जाम्पल दूंगा भी तो वो आपको कनेक्ट करेगा नहीं करेगा, दैट डजंट मैटर मच। हम्म, पॉइंट ये है कि पहले मैं नीड बेस प्रोसेस को क्रिएट करूं, क्योंकि ये तो मेरी नीड है कि मैं 35 करोड़ लोगों को डायबिटीज फ्री करना चाहता हूं। अब हम्म, मैंने कोई चीज सोची तो मैं उसके अनुसार उस काम को कर रहा हूं। तो हम्म, जब मैं उस काम को कर रहा हूं तो मुझे बार बार क्या समझ में आता है कि अभी ऊर्जा को और ढूंढना है और ढूंढना है और ढूंढना है। इस प्रकार से मैं ऊर्जा को ढूंढता ढूंढता आगे बढ़ रहा हूं। तो मैं हम्म, मंत्र को लगातार 5-10 हजार बार लिखता हूँ। मंत्र अपनी नेक्स्ट फॉर्म बताता है, नेक्स्ट डाइटी बताता है। तो हम्म, ऐसे करके मैं उस डाइटी और उस प्रोसेस से कनेक्ट होता हूँ और कनेक्ट होने के बाद उस ट्रांसफॉर्मेशन को देखता हूँ। हम्म, अब इसी प्रक्रिया को हम फिर से ध्यान करें कि ये वाला उद्देश्य तो मेरा है, आप लोगों हम्म, का तो है नहीं। तो हम्म, अगर आपको उस प्रक्रिया में अंदर जाना है तो हम्म, आप या तो इस उद्देश्य को पकड़ो या कोई सा हम्म, भी एक और उद्देश्य बना लीजिए, हम्म, बट वो इतना ही गंभीर होना चाहिए, हम्म, उसमें शक्ति का प्रदर्शन हो रहा है। हम्म, हमारे पास कोई शक्ति है, हम उसको प्रदर्शित नहीं करते। हम्म, हम्म, पहले किसी के पास तलवार होता था, धनुष बाण होता था, तो वो साथ में लटका कर चलता था। अब आजकल को तो वो टाइम रह नहीं गया, तो धीरे हम्म, धीरे हम शक्तिहीन हो गए। हम्म, तो मेरे को आया कि जिस देश में आयुर्वेद का जन्म हुआ है हम्म, वहां पर लोग कहते हैं लानत है ऐसे देश के ऊपर जहां पर आयुर्वेद का जन्म हुआ और वहां 35 करोड़ लोग जो हैं उसी रोग के रोगी हैं। हम्म, तो जब हम्म, एक रोग के 35 करोड़ रोगी हैं तो वो हम्म, वहां का जो टेक्स्ट है उसमें तो कोई दम ही नहीं है ना। हम्म, अगर राइट। दम होता तो 35 करोड़ रोगी कैसे होते। हम्म, और उद्देश्य है ये 35 करोड़ लोगों के रोग डिसअपियर हो जाएं। हम्म, तो आपको कितनी ऊर्जा चाहिए होगी उसके लिए, और हम्म, ऊर्जा से ज्यादा एक लक्ष्य चाहिए होगा। और वो हम्म, लक्ष्य आपके रोजमर्रा के टाइम में कितना डीप रूटेड एम्बेडेड है। तो हम्म, आप इस लक्ष्य को छोड़ दो, एक दूसरा लक्ष्य अपने लिए बताओ पहले तो, कि मैं ये चीज जो मेरा लेवल 4 का नॉलेज है वो मुझे इसलिए चाहिए ताकि मैं ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व करूं। मेरी प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम नहीं है। तो हम्म, मेरे तरह से ढूंढने का तरीका तभी हो सकता है जब आपके पास एक बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाने के लिए क्वेस्ट हो। हम्म, और वो क्वेस्ट हम्म, क्या है? हम्म। क्योंकि राम मतलब तो आप मर्यादा आप आप पुरुषोत्तम थे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम लेवल 4 में आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास सबसे पहले एक टारगेट होना चाहिए, और वो इतना ही सीरियस टारगेट होना चाहिए जैसे आपका है, तभी वो
शिक्षा जो है वो हमारे लिए पॉसिबल है, राइट। अच्छा, अगर मैं इस बात को ना, मैं क्यों कह रहा हूँ उसके ऊपर थोड़ा सा आप प्रकाश डालोगे? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप एक बड़े उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं, और हमें भी अपने जीवन में बड़े उद्देश्य लाने चाहिए। क्यों लाने चाहिए, मेन मुद्दा इस बात का है। हाँ, वही वही उद्देश्य ये है कि जब तक हम उतने, हमें एक बड़ी ऊर्जा की जरूरत है, तो हमें वो उद्देश्य भी बड़े ही होने चाहिए। रमेश अगर सर, हम आप क्या बड़े, कहना चाहते हैं? जी सर। सर, कह रहा हूँ, आप इसमें क्या चीज कहना चाहते हैं? क्वेश्चन क्या था डॉक्टर साहब, एक मिनट। बिकॉज आप आर्या साहब से बात कर रहे थे तो मैं थोड़ा डिविएट हो गया था। मेरा मेरा ऑब्जेक्टिव कहने का ये था कि हाँ। लेवल 4 जो है, मैं हाँ, इसलिए काम कर रहा हूँ क्योंकि मेरा एक टारगेट है, और वो ठीक है। टारगेट बहुत बड़ा टारगेट है। उस या बड़े टारगेट के लिए बहुत बड़ी ऊर्जा चाहिए। सही है। जब हमें बड़ी ऊर्जा चाहिए, तो जिस प्रकार से मैं मंत्र को लिख रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, तो वो मंत्र की प्रक्रिया लगातार 2 5 10 हज़ार बार लिखने पर अपना नेक्स्ट वर्जन बता देती है, जो पिछले वाले से ज्यादा एनर्जी वाइज पावरफुल होता है। सही है। ऐसे करके धीरे धीरे मैं 10 12 साल से काम कर रहा हूँ, और वो ऊर्जा बढ़ती जा रही है। उसमें हम तमाम तरीके की चीजों को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, जरूर। और वो ऊर्जा हमें बता रही है। तो ठीक है। मैं एक पार्ट तो ये डिमॉन्स्ट्रेट करने की बात कर रहा हूं कि कोई भी चीज जिस पर कि हम काम कर रहे हैं, हम्म। वो बड़ी ऊर्जा हमें इसलिए बता रहा है क्योंकि भविष्य में उस बड़ी ऊर्जा का प्रयोग होगा। बिकॉज द पर्पस इज वाइड एंड बेसिकली उसका एक 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 तात्पर्य है कि इट शुड इट इज एनकम्पासिंग द लॉट ऑफ इट इज एनकम्पासिंग अ बिगर ऑडियंस बेसिकली। तो अगर मुझे बड़ी ऊर्जा को क्रिएट करना है, तो कोई ना कोई डिवाइन प्रोसेस से मुझे कनेक्ट होना पड़ेगा। जरूर। हम्म, वो डिवाइन की मर्जी पर ही डिपेंडेंट होगा। हम्म, मैंने एक मंत्र को जाना, ये मेरा एफर्ट था या डिवाइन की कृपा थी? इट इज बोथ एक्चुअली, ये अकेली तो हो नहीं सकती बिकॉज अनलेस देयर इज एन एफर्ट। जैसे आप बोलते हैं पहले एक जब इच्छा नहीं होती है तो डिवाइन कैसे इंटरवीन करेगा। अब हो सकता है मेरी कार्मिक साइकिल में मैं बिल्कुल ही टिप ऑफ द पिरामिड के तौर पर ही बैठा हुआ हूं कि जरा सा एक कदम लिया और चीजें आने लगी। क्योंकि जितनी चीजें अभी तक मैंने लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 में आप सबको दिखाई बताई, क्या वो कोई भी चीज उनमें से पहले आपको पता थी? It is part of the larger process. क्या चीज, नहीं समझा मैं। जितने जन आपने जो लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 में जितने जन को भी आपने सिखाया है, इट इज पार्ट ऑफ अ लार्जर प्रोसेस। जो डिवाइन का जो लार्ज ऑब्जेक्टिव है उसमें जोड़ रहे हैं एक्चुअली, बिकॉज single handedly it is impossible for a man to for anyone to do that unless there is a bigger divine intervention. Divine intervention तब आता है जब अच्छे लोग जुड़ते जाते हैं and the family keeps expanding. पर मैं ये कैसे कर पाया, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वो है ना। डिवाइन वो तो डिवाइन ग्रेस है बिकॉज आपकी एफर्ट सप्लीमेंटेड बाय डिवाइन ग्रेस एंड द ग्रेस ऑफ ग्रेट मास्टर्स जो आपको सर, ये। मेरे मेरे इस प्रोसेस में, मेरी लाइफ में एक टाइम ऐसा था जब मैं ब्लाइंडली जो मेरे गुरुजी बोलते थे वो करता था। हाँ, जरूर। ब्लाइंडली मतलब उसमें उसमें वो दो हैं, ये भेद ही नहीं था, एक ही है। हाँ, अगर सही। उन्होंने बोल दिया तो वो एक ही चीज होगी, दूसरी चीज से मतलब नहीं उसका। टू एन एक्सटेंट कि हम्म, मेरे बच्चे, मेरे पेरेंट्स, मुझे कोई उस जगह, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर वो मेरे को मतलब खटकते थे, वो हम्म, पसंद नहीं आते थे। मैं एक बार जब पहली बार अपनी बेटी को गुरुजी के आश्रम में लेकर गया, तो मैं लेट हो गया हम्म, पहुंचने में, और गुरुजी सोने वाले थे। तो हम्म, वो जब वो सो जाते हैं तो उस टाइम पर उनका दरवाजा कोई खटखटाता नहीं है। हम्म, तो मैं मेरी बेटी को लेकर, क्योंकि बेटी को लेकर, छोटी बेटी हाथ में थी, तो मैं बहुत धीरे धीरे चल रहा था।
अब मुझे पता था कि ये जो है दरवाजा बंद होने वाला है। हम्म, खैर, तो मुझे उस समय मेरी बेटी बोझ लग रही थी। हम्म, क्योंकि पहले क्या होता था, मैं गाड़ी से उतरता था और दौड़ता था, एक जैसे एक छोटा बच्चा दौड़ता है वहां पे, मैं दौड़ता हम्म, था और उनके कमरे में चला जाता था। हम्म, पर आज मैं दौड़ नहीं पा रहा था। बिकॉज यू हैड किड विथ यू मेरे बेसिकली। पास बच्चा था, तो अब बच्चे का मैं ध्यान से, तो मेरे चलने की स्पीड घट जाएगी ना, तो मेरा हम्म, जो एस्पेक्ट ऑफ सरेंडर था वो ट्रांसफॉर्म हो रहा था। तो हम्म, मैंने इस पार्ट को जब देखा, तो पहला स्टेज वो था जब मैं किसी और की इच्छा के अनुसार चल रहा था। हम्म, फिर 19 में वो चले गए। चलने के हम्म, टाइम पर मेरे पास दो कोर्स ऑफ एक्शन थे कि मुझे ये करना है या ये करना है। हम्म, तो मैं बहुत टाइम तक ये सोचता रहा, कई महीने मुझे लगे इस बात को सोचने में कि मेरा अब आने वाले टाइम का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। क्योंकि हम्म, जो मेरा स्प्रिंग बोर्ड था वो वहां से अलग हट गया। हम्म, जिसपे खड़ा होके मैं डाइव मारता था, जिसके हम्म, दम पर मैं वो चीजें करता था, वो वहां से चला गया। हम्म, तो ये जो पॉइंट आया, उस टाइम पर मेरी अपनी इच्छा का रोल प्ले था। हम्म, मैं वो हाईलाइट करना चाह रहा हूं कि मेरा इस जर्नी पर चलना हम्म, उस इच्छा की शक्ति की वजह से हुआ। जरूर। यहां पर मेरी इच्छा का महत्व नहीं था। हम्म, मैं सिर्फ उस फ्री फोर्स से अपने आप को कनेक्ट कर पा रहा था। वो पार्ट जो है वो कुछ हद तक मेरा था। हम्म, वो इच्छा जो है वो कुछ हद तक मेरी थी, बिकॉज आई सेड कि मैं दो चीजों को बहुत खास तौर पे मानता हूँ। पहला, जहां नास वहां सवा सत्यानाश। हम्म, एक दफे जो है वो फिर से अटेम्प्ट करो, तो मैं कभी भी अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट से सरेंडर करके वापस नहीं आता। अच्छा, यहाँ रिजल्ट नहीं आ रहा है तो छोड़ो, यहाँ पे क्या पढ़ना। तो काम जब तक पूरा ना हो जाए तब तक उसके पीछा पीछे पढ़ना ही पढ़ना है। हम्म, फिर वो, मैं जिस जगह पैदा हुआ हूँ, ये मेरठ वगैरह का तो एरिया ऐसा है ना कि यहाँ पर आदमी जो है जनरेशन तक दुश्मनी निभाता है। तो वो हम्म, इस बात में नहीं पड़ता, बोलेगा मैं मर गया तो मेरा बेटा मारेगा, वो मर गया तो उसका बेटा मारेगा, उसका भाई मारेगा, कोई मारेगा, मार जरूर देगा। तो वो जगह के हिसाब से वो एनवायरमेंट रिलेटेड वो एस्पेक्ट जो है वो बहुत डीप रूटेड रहा। किसी ने मेरी एनर्जी पोलैरिटी को चेंज कर दिया अपने थॉट प्रोसेस में इन्फ्यूज करके। हम्म, बट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो उस बड़ी इच्छा का जागृत होना है। हम्म, आरती को भी पहली बार जब हीलिंग एनर्जी मिली, मैं मेरे एक फ्रेंड के यहाँ गया था, उसको पार्किंसंस था। तो हम्म, और वो ये देख रहा था कि अब ये लोग आएंगे और मुझे हिलता हुआ देखेंगे एंड दे फील बैड। ये सोच सोच कर वो, उसकी तबीयत और खराब हो रही थी। हम्म, तो आरती ने पता नहीं कैसे उस समय विश करा, काश मेरे पास कोई पावर होती जो मैं इसको ठीक कर पाती। हम्म, और उसके कुछ दिन के बाद ही हम कोई मंत्र के ऊपर काम कर रहे थे और सडनली वो मंत्र की पावर जो है बढ़ती चली गई। और हम सब लोगों के भीतर जो है वो, मतलब आरती के और मेरे हिसाब से, वो हीलिंग एनर्जी कनेक्ट हो गई और हमने हीलिंग करी। और हम्म, राजन का जो पार्किंसन रिलेटेड इशू जो था, वो हम्म, सडनली एकदम से वो कांपना बंद हो गया। उसके हम्म, हाथ वगैरह बिल्कुल नहीं कांप रहे थे। 3 दिन तक वो स्टेट रही और सारा कुछ रहा। तो आप, एक व्यक्ति, और ये वो व्यक्ति है जिसको हर 1 घंटे पर एक टैबलेट खानी पड़ती है हम्म, अपने ट्रेमर्स को रोकने के लिए। जी, तो अगर वो दिन में 24 घंटे में से 18 घंटे जो है वो सो नहीं रहा है, तो वो अगर हिलना नहीं चाहता तो 18 घंटे तक उसको जो है वो दवाई खानी पड़ेगी। और वो 3 दिन तक बिना हिले चल रहा था, जब तक कि वो अपनी नेक्स्ट नेगेटिव स्टेट को ना उसने अटेन करा, तब तक वो एनर्जी बिल्कुल परफेक्ट कम। तो 3 दिन तक उसने कोई गोली नहीं खाई। तो मेरे कहने का ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे यहाँ प्रक्रियाएं विश करने से मिलती हैं। जब तक वो विश नहीं होगी तब तक वो प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। तो मैं लेवल 4 की थ्योरी आपको बता सकता हूं, बट हम्म, लेवल 4 को यूटिलाइज करना वो आपके अपने हाथ में होगा।
अपने हाथ में है, करेक्ट। तो आपको जो है एक उद्देश्य को पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हाँ ये उद्देश्य के तौर पर है, क्योंकि पर्पस, आपने पहले क्लास में भी यही स्ट्रेस किया था, व्हाट इज द पर्पस। राइट। तो हमारे को बड़ी ऊर्जा तब मिलती है जब हम अपनी परेशानी को छोड़कर दूसरे की परेशानी को सॉल्व करने में लगते हैं। हम्म। फॉर एग्जाम्पल, राम और लक्ष्मण को इमेजिन करिए, वो जंगल में अपना रो रहे गा रहे थे कि हम्म। तुम सीता कहाँ पर हो, पेड़ पौधों से पूछ रहे थे कुछ था, तो वहां पर एक डिस्क्रिप्शन है कि लक्ष्मण ने उनको बोला कि ये क्या पागलों वाली हरकतें कर रहे हो, तुम राम हो, ये क्या पेड़ पौधों से पूछना कि मेरी सीता कहाँ है, मेरी सीता कहाँ है। तो मैंने जब वो लाइन सुनी कि लक्ष्मण जो है वो राम को डांट रहे थे उस सिचुएशन हम्म। में, और राम और लक्ष्मण में एज वाइज कोई बड़ा गैप नहीं था, दे वर ऑल हम्म। बॉर्न टुगेदर, हम्म। वो बड़ा एक दूसरे को मानने के हिसाब से जैसे ट्विन ब्रदर्स होते हैं। हम्म। कहाँ गए रमेश सर एकदम। सॉरी डॉक्टर सर, वो बीच में पावर कट हो गया था, वो चला गया था। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो वहां पर राम जो है वो, लक्ष्मण जो है वो राम को डांट रहे थे कि ये आप क्या हम्म। पागलों की तरह काम कर रहे हो। ये दो बार रेफरेंस आया, एक बार जब वो समुद्र से याचना कर रहे थे कि मुझे मार्ग दे दो, एक बार जब वो पेड़ पौधों से पूछ रहे थे मेरी सीता कहाँ है। तो पूरे हम्म। प्रोसेस को जब उन्होंने देखा समझा तो राम वॉज सो वीक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड राम वॉज सो स्ट्रांग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब वो रावण को हिट कर रहे थे। हम्म। उसका रीजन सिर्फ ये था कि राम ने उस पॉइंट ऑफ टाइम पर जब सुग्रीव को देखा तो सुग्रीव के साथ उनका पेन कनेक्ट हो गया, पेन कनेक्ट होने के बाद उन्होंने सुग्रीव की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, सुग्रीव ने हम्म। अपनी सेना दे दी, यहां तक सब ठीक है। उनके पास में हनुमान था, अगर वो उस पूरे प्रोसेस में ये भी हम्म। कर सकते थे कि अच्छा हनुमान चलो मैं और तुम वहां पर चल रहे हैं अयोध्या, ओ सॉरी लंका, और हम हम्म। सीता को लेकर आते हैं। हम्म। अब वो वहां पर उड़कर जाते, वहां पर जो लोग उनका मार्ग रोकते उन सबको वो तीर मार मार के जो है वो अपना खत्म कर देते, सीता को हनुमान के पास वापस बिठाते और उड़कर वहां पहुंच जाते जहां से वो आए थे। हम्म। तो ऐसा भी तो कर सकते थे ना। जरूर। पर वहां पर उन्होंने उस पॉइंट को इग्नोर कर दिया जो पर्सनल डोमेन थी। हम्म। उन्होंने बोला कि मैं यहाँ पर पुल बनाकर जा रहा हूं हम्म। जिस जगह पुल नहीं था, हम्म। सो दैट कि आते जाते प्रत्येक व्यक्ति को ये ध्यान रहे कि जब भी कभी कोई व्यक्ति किसी हम्म। दूसरे की पत्नी को हरने के बारे में सोचेगा, हम्म। तब मैं पूरे प्रक्रिया में पुल के जैसा हूं, मैं हम्म। दोबारा आ सकता हूं, हम्म। 100 बार आ सकता हूं। और हम्म। राम ने 100 राजसूय यज्ञ करे, मतलब ही मेड इट दिस पॉइंट कि वो चीज सीता रहे नहीं रहे व्यवस्था रहनी चाहिए। हम्म। अब जब भी कभी आप एक लार्जर ऑब्जेक्टिव में कनेक्ट होते हो तो लार्ज पावर्स आती हैं। सही कहा आपने। आपको इस प्रोग्राम में आगे बढ़ने के लिए पहले अपने भीतर उस लार्जर ऑब्जेक्टिव को समझना पड़ेगा। जब तक हम्म। वो इन्वोक नहीं होगा मेरी थ्योरी आपके काम ही नहीं आएगी। हम्म। हम्म। देखिए कोई तो कारण है ना जिसकी वजह से हम तीनों जने कनेक्ट हुए, कोई जरूर हमारे जरूर। पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है कि हम बोलें कि भाई ये वजह से मैं और आप कनेक्ट हुए। आपने हम्म। यूट्यूब के तौर पर देखा और उन्होंने जो है किसी से रेफरेंस लिया, जिससे रेफरेंस लिया मेरी उससे कोई दुआ सलाम उस इवेंट के ना पहले हुई ना बाद में हुई।
तो किसी ने हम तीन जनों को कनेक्ट करा, इसका मतलब यह है कि कोई बड़ा उद्देश्य है जिसमें हम तीनों जनों का रोल प्ले है। हम्म जब तक उस रोल प्ले के अकॉर्डिंग आप अपने भीतर उस पार्ट को इन्वोक नहीं करते जो आपका एक्चुअल रोल प्ले है, तब तक हम्म वो लार्जर एनर्जीज आपकी तरफ नहीं आएंगे। मेरा कहने का पक्ष ये है। हम्म और मैं इसको, मतलब मैं कोई भी धार्मिक ग्रंथ होता है तो उसको बहुत क्रिटिकली एग्जामिन करता हूँ, मतलब बिल्कुल जिसे कहते हैं ना बाल बाल जो है उसका उखाड़ लेता हूँ। उसका रीजन सिर्फ इतना सा है कि वो जो छोटी छोटी चीजें हैं, चीजें उसमें छिपी हुई हैं। हम्म हम्म तो जब लार्जर प्राइड पर हम काम करते हैं तो वो छोटी छोटी चीजें हमारे सामने आनी शुरू होती हैं। ऑब्जेक्टिव उन छोटी चीजों से कनेक्ट होना है। हम्म तो जब तक मैं मेरी डोमेन में ही रहूंगा तब तक हम्म वो प्रक्रिया बड़ी होकर बाहर नहीं निकलेगी, हम्म जो मेरी समझ कहती है। इसलिए मैं हम्म एक एक जो पॉइंट मैं हमेशा बोलता हूँ वो ये है कि हमारे को सबसे ज्यादा जो फोकस करना चाहिए वो स्ट्रेंथ एनालिसिस पे करना चाहिए। हम्म और आप लोगों को जब भी टाइम मिले मेरे पैरेलली वो चैनल पे ना, वो जो लेवल 1 और लेवल 2, वो जो जर्मनी वाली लेडी है जिसके साथ मैं कर रहा हूँ, वो बिल्कुल हम्म। डिफरेंट चल रहा है। बिल्कुल डिफरेंट सेशंस हो रहे हैं मेरे। मैं वो भी देखता हूँ, वो तो देखते रहता हूँ मैं। हाँ, वो सेम। मतलब बिल्कुल एक अलग ही तरीके से चीजें हो रही है। मतलब मेरे को, मैं प्लान कुछ और करता हूँ, उनके साथ क्लास करने के लिए पीपीटी भी खोलता हूँ, सब कुछ करता हूँ। बट जब वो हम्म डायलॉग शुरू होता है तो एक अलग तरीके का डायलॉग होता है। तो आई हम्म रियलाइज कि ये क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता, बट कुछ ना कुछ ऐसा है जो व्यक्ति स्पेसिफिक चल रहा है। हम्म आपसे बात कर रहा हूँ तो एक अलग तरीके का वो आ रहा है, शुक्ला जी से बात कर रहा हूँ तो एक अलग तरीका आ रहा है, उस लेडी से बात कर रहा हूँ तो एक अलग एस्पेक्ट आ रहा है। हम्म तो रादर इट इज माई काइंड ऑफ अ स्ट्रेंथ कि मेरा कोई भी दो प्रोग्राम कभी भी एक जैसे नहीं हुए। हम्म जो व्यक्ति है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो मेरे प्रोग्राम को यूज करके, ये मेरा फंडामेंटल एस्पेक्ट है। हम्म तो वो जब तक वो फंडामेंटल एस्पेक्ट, मतलब मेरे साथ किसी ने प्रोग्राम करा और उसकी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम कम नहीं हुई तो क्या फायदा हुआ इस प्रोग्राम को करने का। तो इसलिए हम्म मेरा जहां भी कोई कांटेक्ट है वो 4-4 साल के हिसाब से है। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति ने कोर्स खत्म हो गया तो वो कनेक्टेड नहीं है। मेन हम्म पार्ट इस थ्योरी के यूसेज को अपने भीतर इन्वोक करने की है। हम्म क्या उस लार्जर ऑब्जेक्टिव को हम अपनी लाइफ में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम्म हम्म तो बड़ी बड़ी शक्तियां जो हैं वो हमारी तरफ अपने आप आनी शुरू होती हैं। हम्म ठीक है। तो हमारा हर स्टेप में कोई चीज अब हमारे पास पहुंच रही है उस एक फाइनल प्रोसेस को एड्रेस करने के लिए। अब आते हैं, ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया इंद्र वाला, तो हम्म जब मैंने ये देखा कि ये इंद्र ने राम के लिए अमृत संजीवनी जो है वो उस ऊर्जा को प्रेषित करा, वो उसको छिड़का वहां पर पूरे उसमें। तो वो पूरा युद्ध क्षेत्र जो है उसका प्रत्येक व्यक्ति जो कि राम की तरफ से युद्ध कर रहा था वो जीवित हो गया। हम्म तो अब यहाँ पर हम पॉइंट्स के तौर पर आइडेंटिफाई करें कि वो अमृत संजीवनी का कौन सी बीमारी पर इमीडिएट कनेक्शन है। हम्म तो मैंने जब कैंसर को स्टडी करा तो मुझे समझ में आया कि कैंसर में क्या होता है कि वो बॉडी ऑर्गन जो है वो धीरे धीरे उसको वो कैंसर के सेल खा जाते हैं। तो हम्म जब मैंने उन संस्कृत के श्लोक को ध्यान करा तो मैंने ये वाली कमांड डाली कि जितने भी सेल कैंसर पीड़ित व्यक्ति के नष्ट हो गए हैं वो पुनः उत्पन्न हो जाएं। ठीक वैसे ही जैसे राम के आज्ञा के, मतलब राम के कहने पर इंद्र ने प्रत्येक वानर को जीवित कर दिया। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? मैं वो वाल्मीकि रामायण का वो कॉन्टेक्स्ट पूरा शेयर भी कर दूंगा जहां पर कि ये पूरा डिस्क्रिप्शन है। हम्म
और ये लास्ट का जो पार्ट है उसके अंदर दे रखा है, और उन श्लोक में ये लिखा हुआ भी है। तो वो उन श्लोक की जो पावर है वो किसी भी कैंसर पीड़ित व्यक्ति के पूरे प्रोसेस को इम्पैक्ट करती है। हम्म। लेकिन इम्पैक्ट। सर कैंसर में सेल्स जो है वो नष्ट नहीं होती, जहां तक मेरा मेरा नॉलेज है। मतलब हो सकता है मैं गलत हूं, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, या आप, क्योंकि यहाँ मेरे मेरे इसमें ये कंफ्यूजन आया कि जब कैंसर सेल्स, कोई भी सेल्स जो नॉर्मल सेल्स होती है वो कैंसर सेल्स में डिवाइड होती है, तो वहां पर उसका जो रीजनरेशन का प्रोसीजर वो करना चाहती है पहले, जैसे वो अपने नॉर्मल लाइफ में थी, कि कोई सेल्स उससे पहले वाली सेल्स जो है वो डेस्ट्रॉय हो गई किसी भी कारण से, या एज के कारण चली गई, या कोई मिसफंक्शनिंग हुआ वहां डेड हो गई, तो दूसरी सेल्स ऐसी ही सेल्स को डिवाइड करके उसका स्थान ले लेती थी। ये जनरल मैकेनिज्म है जो शरीर को चलाता है, जिसे आप सेलुलर रिप्रोडक्शन कहते हैं, हम्म। जहाँ तक मैं अब तक समझा। लेकिन कैंसर सेल्स का मीनिंग ये है कि कैंसर सेल्स इस हिसाब से डिवाइड होती है कि वो वहां पर रिप्लेस नहीं कर रही है, वो पहले खुद डिवाइड हुई अनकंट्रोल्ड डिवाइडेशन के द्वारा, फिर दूसरी वाली सेल्स भी डिवाइड हुई, वो भी अनकंट्रोल्ड। तो इस तरीके से करके वहां पर एक अनकंट्रोल्ड सेलुलर डिवीजन का मास बन जाता है। ठीक है। जैसे जैसे वो साइज बढ़ाता है, वो नेबरहुड सेल्स के नॉर्मल फंक्शनिंग एक्टिविटियों को डिस्टर्ब करता है, और राइट। वो उसको थ्रेट देता है कि या तो तुम हमारे जैसा एक्शन प्ले करो, वरना तो इस जो दबाव है इस दबाव से वो बस्ट हो जाएंगी, और उनका जो सेलुलर मैकेनिज्म है वो चला जाएगा। ठीक है। धीरे धीरे वो जिस तरीके से वो सेलुलर अनकंट्रोल्ड डिवाइडेशन करती है और नेबरहुड सेल्स पे मैकेनिकली प्रेशर अप्लाई करती है, और फिर उसको इस तरह का वो सिग्नलिंग करती है, तो वो उसके साथ या तो मिल जाती है या वहां पर वो डेड हो जाती है। अगर वो वहां पे डेड होती है तो उसके बराबर में जो उसके पीछे शरीर का डिफेंस मैकेनिज्म है, वो डिफेंस मैकेनिज्म उन्हें खाना शुरू करता है, जो सेलुलर वो है। क्योंकि डब्ल्यूबीसी का आएगी, अगर डब्ल्यूबीसी का कोई भी जो टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी हैं उसमें न्यूट्रोफिल्स को छोड़ दीजिए, जो बेसोफिल्स आएगी वो वहां पे बेसोफिल्स जैसा एक्शन करेगी, एसिडोफिल्स आएगी एसिडोफिल जैसा एक्शन करेगी, न्यूट्रोफिल्स आएगी तो फिर वो उसको खाने के रूप में आएगी। तो जो पहले न्यूट्रोफिल से जो पहली सेल्स हैं वो सेल्स को वार्निंग करेंगी, वार्निंग के साथ साथ फिर वो उसके ऊपर कोई एंटीजन का डोट लगाएंगे कि भाई ये हमारा एनिमी है, नेक्स्ट वाली जो फोर्स आएगी इन्फेंट्री आएगी वो इसको मारेगी बस। अब वो वहां पे जो लोकल में युद्ध होना शुरू होता है तो इन्फ्लामेशन में कन्वर्ट हो जाता है, लोकल इन्फ्लामेशन में। तो लोकल इन्फ्लामेशन में कन्वर्ट हो जाने के कारण शरीर दो प्रकार से ऊर्जा को खर्च करता है। एक वो जो अपना ही शरीर है कैंसरस सेल्स में डिवाइड होके लगातार मल्टीपल ऊर्जा चाहिए, उसको मल्टीपल डिवाइडेशन के लिए ऊर्जा चाहिए, एक तो वहां खर्च होता है। और वो उसके साथ साथ जो बॉडी का फेरेंटाइन है, यानी कि जो लोहे का रिजर्व है, उसको खाना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे अनकंट्रोल्ड डिवाइडेशन करना है अपने शरीर का हिस्सा ही, तो उसे सप्लाई कट नहीं होती। दूसरा वाला जो जहां उसे डिफेंस के लिए हम यूज कर रहे हैं, बचने के लिए यूज कर रहे हैं, तो उसमें अनवांटेड अपनी ही सेल्स को मारने के लिए पूरा का पूरा डिफेंस एक्टिव करना पड़ रहा है। तो ऊर्जा के लेवल पे बॉडी का मस्कुलर मास या जो भी उसका वेट होता है वो तेजी से डाउन आता है, वो तेजी से उसका आयरन डाउन आता है। तो वहाँ फिजियोलॉजिकल चेंजेस होने के कारण फिर ये चीजें मतलब वो शरीर नॉर्मल अपनी ग्राउंड एक्टिविटी नहीं बना पाता और धीरे धीरे डीके हो जाता है। तो हम उसे उस तरीके से समझे, हम जहां पर उसको सर्प विष का मेडिसिन यूज करते हैं तो वहां हम हेल्दी सेल्स और कैंसर सेल्स के बीच में सेपरेशन लाइन डालते हैं, और दूसरी सारी जो जैसे कैंसर गज केसरी अदर मेडिकेशन होता है तो वो उसमें जाने के बाद हमारे डिफेंस को एक्टिव कर देता है, और फेरेंटाइन जो उसको सप्लाई हो रहा है आयरन के रूप में उसे कट कर देता है। ये हम ड्रग ऑफ एक्शन है। तो जहां तक मैं कैंसर को समझा, तो वो कैंसर यही है कि जैसे मैंने आपको बताया। अब इस कंडीशन में जहां हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि कैंसर की जो सेल्स हैं
वो कैंसर की सेल्स मरने लगती हैं। तो मुझे लगता है कि ये लाइन जो है वो गलत है। तो वो कोई नहीं तो कोई भी सेल नहीं देखो, मरती ना, गलत कैंसर सेल तो गलत और मरती सही तो एक अलग पार्ट है वो। देखिए, ना। मोटा तो मोटा क्या? मेरा शरीर हाँ। जो है वो 100 ट्रिलियन सेल्स का है। मेरे 100 ट्रिलियन सेल के अंदर कितने सेल में कैंसर आता है, और कितने सेल के कैंसर के होने के बाद एक व्यक्ति मर जाता है? नहीं, कितने सेल्स में कैंसर आता है, कितने सेल्स में कैंसर आने से मर जाता है, मैं ये तो नहीं कह सकता, क्योंकि हाँ, मुझे उसका कोई अब आइडिया नहीं एक है। एक 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 मैं। एक करके जो है ना, मैं प्रक्रिया पे आता हूँ। हम्म। मेरी प्रक्रिया मंत्र चिकित्सा है। तो मंत्र हम्म। चिकित्सा में मैं, ना तो मैं कोबरा का पॉइजन देता हूँ, ना हम्म। कोई दवाई देता हूँ, ना कोई हम्म। एक्सरसाइज कराता हूँ। मैं हम्म। एक ऊर्जा को उठाता हूँ और ऊर्जा को डालता हूँ। तो इसका हम्म। मतलब ये है कि मुझे वो रोग पहले समझ में आना चाहिए कि वो रोग की प्रक्रिया क्या हो रही है। और जब हम्म। मैं उस रोग की प्रक्रिया, आपने अभी तक जितनी भी बातें बोली वो सारी हम्म। की सारी एलोपैथिक प्रोसेस के बोली। अगर आप वही चीज मुझे आयुर्वेद के तौर पे बताते हैं कि कैंसर जो है 44 प्रकार का कैंसर होता है, इसमें इतने तरीके के कर्क रोग होते हैं, जब आप उसके तौर पे उसका पूरी प्रक्रिया मुझे समझाते कि हाँ भाई, ये जो है माधव निदान किताब है, इस माधव निदान किताब के अंदर वात पित्त कफ के इस प्रक्रिया के जागृत होने पर वो सारी चीजें होती हैं, तो मैं हम्म। उस पार्ट को ना थोड़ा ऑथेंटिक मानता। हम्म। एलोपैथी प्रोसेस में तो आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि जी हमें इस व्यक्ति को कोबरा का पॉइजन देना है, और देने के लिए इसके अंदर ऐसा ऐसा हो रहा है, पता हम्म। नहीं है। लेकिन हम्म। जो चीज आपने पढ़ी और जानी, आप उसी के तौर पे उसको बता रहे हो। तो मैं इसलिए हम्म। बड़े ध्यान से आपकी सारी बातों को सुनता रहा। ये हम्म। एसिटोमिन होता है, ये होता है, ये वो होता है। ये हम्म। आपने जो सुना है वो पार्ट है। हम्म। हम्म। होता है या नहीं होता है ये कैसे पता चलेगा? मैंने तो बड़ा सिंपल सा पार्ट जाना। जब मैं एक कैंसर के पेशेंट को ट्रीट कर रहा था, तो उसकी चीजें हम्म। वापस क्यों हो रही थी, मैं तो अपना पक्ष रख रहा था सामने। मैंने ये नहीं कहा हम्म। कि मैं कैंसर का स्पेशलिस्ट हूँ, मैंने ये बोला हमारे शरीर के भीतर एक लिम्फेटिक फ्लूइड होता है। लिम्फेटिक हम्म। फ्लूइड का काम जो है क्या होता है, पूरे सेल में जितना भी सेलुलर डिवीजन जो है, उसके लिए जितना भी वो जल के अंदर ही होता है सारा सेलुलर रिप्रोडक्शन। वो सेलुलर रिप्रोडक्शन के लिए जितना जल तत्व है, उसके साथ साथ जितने सेल डिके हो रहे हैं, डेड हो रहे हैं, वो उन हम्म। डेड सेल को शरीर के बाहर निकाल देता है। जब हम्म। मैं बहुत ज्यादा, अब जैसे कैंसर पेशेंट है वो क्रोध की वजह से होता है, तो हमने उस थॉट को देखा कि माइन्यूट पॉसिबल सिचुएशन में बहुत एक्सट्रीम क्रोध करने से जो सेलुलर का जो मतलब जो लिम्फेटिक फ्लूइड होता है वो इम्पैक्ट हो जाता है, और कुछ जगह बिल्कुल सूख जाता है। जिस जगह वो सूखता है वहां पर वो डेड सेल जो है वो लिविंग सेल के साथ चिपक जाते हैं। जितनी जगह उस जितनी देर जितनी जगह उस थॉट प्रोसेस का है। अब ये जो कैंसर मतलब जो ये जो डेड सेल जो है, ये लिविंग सेल के साथ चिपक गए। अब इनके चिपकने के बाद एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ये चिपकता चला जाता है और शरीर के अंदर नोड्यूल्स बनने शुरू हो जाते हैं, जो कैंसर वाले नोड्स के तौर पे जिनके होते हैं। क्योंकि ये बढ़ते जा रहे हैं और ये प्राण को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, एक स्थिति ऐसी होती है कि जिस वाइटल पॉइंट को, जिससे हमारी लाइफ चल रही है, वो उस वाइटल पॉइंट को ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं और पेशेंट मर जाता है। अब ये प्रक्रिया हो कैसे रही है, मैंने आइडेंटिफाई करा मेरे शरीर के भीतर एक प्राण संरचना है। जब भी मैं नाक से नाभि तक सांस लूंगा, नाभि से नाक तक सांस लूंगा, तो उस प्रक्रिया में मेरे शरीर के भीतर प्राणों की उत्पत्ति होती है। तो पहली बात, रोगी जो है, उस मैंने जितने भी रोगी देखे, छोटे बड़े हर प्रकार के, सबसे पहले रोगी के प्राण उत्पत्ति बंद होती है। बंद कैसे होती है? वो नाभि तक सांस ही नहीं लेता। जब वो नाभि तक शैलो सांस ब्रीथिंग। ही नहीं लेता, और धीरे धीरे उसकी सांस जो है बढ़ते बढ़ते चेस्ट लेवल तक आ जाती है, तो प्राणों की उत्पत्ति रुक गई। तो जो हम्म। कैंसर है वो पूरी प्रक्रिया में, जब प्राणों की उत्पत्ति और जितने प्राण से ऊर्जा बन रही है, अब ऊर्जा क्या क्या बनती है, एक ओज बनता है, एक तेज बनता है और एक कीटाणु बनता है। हम उसको हम्म। ऐसे तो कहते हैं कि भाई शुक्राणु, कीटाणु और विचार।
अब मैं हम्म। विचारों में क्रोध करने की वजह से बार बार ये बोलना शुरू कर दूं, इससे अच्छा है मैं तो मरी जाऊं, इससे अच्छा है मैं तो मरी जाऊं, तो मेरे हम्म। विचार ने वो संदेश मेरे शुक्राणु और कीटाणुओं को देना शुरू करा। जैसे हम्म। जैसे मरी जाऊं ये वाली बात बोली गई, तो कीटाणुओं जो है उनकी संख्या बढ़नी शुरू हो गई और शुक्राणुओं की संख्या घटनी शुरू हो गई। हम्म। अब इस प्रक्रिया के जागृत होने के बाद मैं बार बार अपने आप को एक ऑटोमेटिक कमांड दे रहा हूं। हमारा ब्रेन का एक फंक्शन होता है जो ऑटोमेटिक कमांड कहते हैं उसको। हम्म। वो ऑटोमेटिक कमांड का मतलब क्या होता है कि वो एक प्रोसेस में जब भी आप कमांड डालेंगे, वो हम्म। कमांड जो है उसको ऑटोमेटिकली फॉलो करना शुरू कर देगा टिल द टाइम यू चेंज द कमांड। इसलिए हम्म। मैंने 9 चक्रों का जब हिसाब बोला तो मैंने सबसे पहले बोला कि सबसे पहला चक्र सहस्त्रार चक्र बंद है, जो मन के अनुसार है, जिसमें हम्म। कि आपकी इच्छा से आपकी जीवनी शक्ति प्रभावित होती है। और वो जीवनी शक्ति जिस प्रकार से काम करती है उस काम को मैं ऑब्जर्व करता हूं। अब मन हम्म। में इच्छा अगर विपरीत विचारों की आ जाए, मेरा दुख हम्म। रिलेटेड एस्पेक्ट बढ़ते चले जाएं, तो मैं उन प्रक्रियाओं को जागृत करता हूं जो कि मुझे मरने के लिए प्रेरित करे। हम्म। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? जी। हाँ, हमारे मैं समझ पा शरीर रहा हूँ, में लेकिन आत्मा जो है उसका लक्षण 3 प्रकार से प्रकट होता है। एक विचार से, जीवित व्यक्ति में विचार होते हैं, कीटाणुओं की उत्पत्ति होती है और शुक्राणुओं की होती है। और जहां ये तीनों के तीनों संतुलन में होती हैं, वहां पर ये प्रक्रिया एक विलक्षण काम करती है और आयु का वर्धन करती है। जहां पर वैचारिक रूप से, कीटाणुओं के रूप से और शुक्राणुओं के रूप से असंतुलन की जागृति होती है, हम्म। उस जागृति के कारण वो पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है वो काम करना बंद कर देती है। हम्म। कैंसर के सेल जो हैं वो डेड सेल हैं। वो पूरे शरीर में सेलुलर रिप्रोडक्शन हो रहा है, हमारे हर एस्पेक्ट में है। जैसे ऐसा हम्म। मान लीजिए जैसे किसी व्यक्ति के ततैये ने काटा। अब हम्म। ततैये ने स्किन के ऊपर काटा, बट अगर ततैये ने जिस जगह काटा उस जगह कोई ब्लड वेन भी हो, हम्म। तो उसकी सीवियरिटी हम अंदाजा ही नहीं लगा सकते। अगर मेन जो वेन्स है, जैसे क्रेनियल नर्व हो गई, जैसे बाकी जो प्रिंसिपल वेन्स है जो हार्ट की आर्टरीज वगैरह के तौर पे जो है, अगर मान लीजिए ततैये ने वहां पर काटा, तो उस सिचुएशन में व्यक्ति मर भी सकता है केवल ततैये के काटने से। हम्म। मैं मेरा पक्ष समझा पा रहा हूँ? हाँ, कौन सही है, सी ये तो जगह बिल्कुल सही पर बात है। कैंसर की नोड डेवलप हो रही है, और वो नोड और कुछ नहीं है, वो डेड सेल है। वो डेड सेल जो लिविंग सेल के साथ चिपक गया, और चिपकने के बाद वो पूरे के पूरे प्रोसेस में चिपकता जा रहा है, सो मच सो दैट कि वो प्राण के अवरोध को जागृत कर देता है। जब वो वाइटल प्राण जो है उसमें अवरोध होता है तो व्यक्ति मर जाता है। अभी तो वो जब कीमो करते हैं, दे बर्न ऑल द सेल्स बिकॉज उसको सेल्स को डेड करा देते हैं। सर मैं तो, ये तो मेरा डोमेन है ना, राइट मैं डॉक्टर साहब? आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देता हूं। जब कभी किसी पेशेंट को आपको ट्रीटमेंट देना होता है इन टर्म्स ऑफ कि हमें मान लीजिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है, हमारा शरीर इतना सेंसिटिव और इंटेलिजेंट है कि वो किसी भी फॉरेन बॉडी को एक्सेप्ट ही नहीं एक्सेप्ट करता। नहीं करता, सही है, बिकॉज दैट इज व्हाई सुषमा स्वराज डाइड, बिकॉज हर किडनी डिड नॉट एक्सेप्ट, एक्सेप्ट नहीं किया था एक्चुअली। तो जब हम ये पेट स्कैन और ये इस टाइप की चीजें जब वो करते हैं और उसमें जो डाई इन्फ्यूज करते हैं, वो कुछ प्रकार की चीजें ऐसी यूज करी जाती हैं सो दैट ब्रेन का वो वाला एस्पेक्ट जो ये डिस्क्रिमिनेट करता है कि कौन सा फॉरेन पार्ट है और कौन सा नॉन फॉरेन पार्ट है, वो उसकी इंटेलिजेंस को ही खत्म कर देते हैं। हम्म। क्योंकि मेरे पास तो हर तरीके का व्यक्ति है ना, ये पूरी चीजों के बारे में बताने के हिसाब से। तो जहां से हम्म। ये साइंस शुरू होती है, जहां की प्रक्रियाओं की हम बात कर रहे हैं, मैं उन पॉइंट्स को हाईलाइट कर रहा हूँ। अभी हम्म। इंडिया में लेटेस्ट जो है ये इनमास है, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज, उन्होंने एक ड्रग बनाया है। जैसे उस ड्रग के कंजम्पशन से जो है आपके कैंसर का रिवर्सल होना शुरू होता है। आपका जो डीएनए है
वो डीएनए स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है जब कैंसर के पेशेंट्स के तौर पर होता है। तो वो डीएनए रिपेयर होना शुरू हो जाता है। उसके ऊपर बकायदा उनके जो है डॉक्टर अनंत भट्ट हैं डीआरडीओ में, उनका जो है पूरा का पूरा रिसर्च और एक्टिविटी है, और उन्होंने बहुत खूबसूरत तरह से केवल कैंसर को ही समझ के पूरा पार्ट करा। तो हम्म। क्योंकि हमारे सेशन सब जगह होते हैं, तो हर जहां जहां होते हैं वहां के लोग जो हैं, जिनको हमारी चीज समझ में आती है, वो हमारे पास जुड़ते चले जाते हैं। हम्म। मैं जिस पक्ष को बोल रहा हूँ वो ये है कि हम जो जानकारी हमें मिलती है, हम उस जानकारी को वैलिडेट नहीं करते, क्योंकि हम्म। हम उस सिस्टम का पार्ट बन जाते हैं। हम्म। मैं बिना दवाई के व्यक्ति को ट्रीट करता हूं, तो मेरा काम करने का तरीका और किसी भी और व्यक्ति का काम करने का तरीका वो डिफरेंट ही होगा, वो सेम हो ही नहीं सकता। हम्म। मेरा प्रोसेस ही थॉट को एड्रेस करने का है कि अगर ये थॉट इस शरीर में इस आत्मा के द्वारा आ रहा है, और आत्मा का काम इस शरीर में तब तक रहना है जब तक कि ये शरीर में जीवन रहे, प्राण रहे, तो उस हम्म। सिचुएशन में पूरी प्रक्रिया उस कमांड से ही मैं चेंज कर दूं कि उसके अंदर वो विचार जागृत हो जाए जो उसको अमर बना रहा हो। हम्म। मैं तो दवाई नहीं दे रहा ना, मैं तो कोबरा पॉइजन नहीं दे रहा। मान लीजिए आप किसी को जो है कीमोथेरेपी करते भी हैं, तो मैं कहता हूं कि ठीक है, अगर ये कोबरा पॉइजन है, अगर ये कोबरा पॉइजन है, मैं पहली चीज ये बोल रहा हूँ, बिकॉज आई एम नॉट इवन श्योर कि ये कोबरा पॉइजन है भी या नहीं है ग्लोबली, क्योंकि हर चीज का ये सिंथेटिक प्रोसेस क्रिएट करते हैं, और सिंथेटिक प्रोसेस क्रिएट करने के लिए उनके पास में अपने फाइनेंशियल रीजंस होते हैं। तो हमें ये भी नहीं पता कि जो कोबरा पॉइजन जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका केमिकल कॉम्पोजिशन बनाने के बाद क्या उन्होंने उसी चीज को और फर्दर क्रिएट ना करा हो। तो हम्म। प्योर तो दूध नहीं मिलता जो फ्रीली है, तो कोबरा पॉइजन तो रेयर आइटम हो गया। तो क्या वहां पर कोई भी चीज आर्टिफिशियली क्रिएटेड है, दैट आई एम नॉट टू श्योर। तो मैं अभी उस प्रक्रिया के ऊपर नहीं जा रहा। मैं अब जिस प्रक्रिया के ऊपर आ रहा हूं वो ये है, हमारे शरीर के भीतर के विचार को मॉडिफाई करने से, उसको उस मंत्र की ऊर्जा डालने से उस पेशेंट के अंदर रोग के लक्षण कम होने शुरू हो रहे हैं। ये मेरा कोर पार्ट है। हम्म। मैं इस लेवल तक इसलिए पहुंच पाया, और मुझे 2 मिनट लगते हैं अपनी बात को प्रूव करने के तौर पे, क्योंकि मैंने बकायदा लैब टेस्ट कर रखे हैं कि मेरे हम्म। सामने एक कैंसर पेशेंट का ब्लड सैंपल आया जो 3 से 5 दिन पुराना था, और हम्म। मैंने उस ब्लड सैंपल की हीलिंग करी और उसका जो कैंसर का परसेंटेज था वो घट गया। हम्म। अब या तो व्यक्ति छोड़ो, मेरे को व्यक्ति भी नहीं पता, मेरे सामने सिर्फ एक ब्लड सैंपल आया। हम्म। तो जब ये प्रक्रिया मेरे सामने आई, तो मैंने विचार से उसको करा, क्योंकि वो ब्लड सैंपल भी किसी ना किसी विचार के द्वारा ही शरीर में पहुंचा था, बना था, और उसके बाद वो बाहर था। तो मैंने उसी से कनेक्ट करा, और उस सिचुएशन में मैंने गरुड़ जी के मंत्रों को यूज करा और उसकी हीलिंग करी। अब मैं जब भी बोलता हूँ मैंने हीलिंग करी, मतलब आरती ने हीलिंग करी, बाय डिफॉल्ट वैसे ले लीजिएगा। तो जब वो हम्म। हीलिंग करी तो वो जो है उसकी कैंसर की परसेंटेज घट गई। हम्म। कितनी हीलिंग में कितना घटना होगा, हम्म। वो हमारे को साइंटिफिक रिसर्च करनी है। हम्म। सो मेरा जो पक्ष है, मैं जो कहने की बात कर रहा हूं वो केवल इस बात का है कि हर एक व्यक्ति पूरे सिस्टम में दवाई के द्वारा ट्रीट कर रहा है, मैं विचार के द्वारा ट्रीट कर रहा हूं। विचार मंत्र है, ये मेरी अप्रोच है। मंत्र जो है वो किसी ना किसी डाइटी का है। डाइटी वो है जिसको हमारा आज तक का सिस्टम जान पाया, मतलब महालक्ष्मी, माँ सरस्वती, महासती, फिर ब्रह्मा विष्णु शिव और उनकी शक्तियां, फिर गणेश कार्तिकेय, ऐसे हम्म। करके आप जितने भी चीजों को जानते हैं, 9 प्रकार की महाविद्याएं हो गई, प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, ऐसे करके अनेकों फॉर्म है शक्ति और इन सारी चीजों की। ये जितनी भी हम्म। फॉर्म्स हैं ये हमारी नॉन डोमेन्स है, और ये एक प्रकार का विचार है। हम्म। कौन सा विचार मुझे रोग मुक्त कर रहा है, क्योंकि मेरे सामने टेक्स्ट में एक चीज लिखी हुई है कि उसने अमृत संजीवनी डाली, और अमृत संजीवनी डालने के बाद तुरंत वहां पर चारों तरफ लोग जो मर चुके थे, पिस चुके थे, वो जागृत होकर खड़े हो गए।
अगर हम्म, टेक्स्ट में ये झूठ नहीं लिखा है तो ये हम्म, प्रत्यक्ष अपना काम करेगा। हम्म, जिस जगह काम करेगा उस प्रक्रिया के तौर पे हम बात कर रहे हैं कि अगर मैं किसी भी कैंसर पेशेंट को देखता हूं, कैंसर पेशेंट का वजन कम हो जाता है, हम्म, कैंसर पेशेंट का वजन कम होता है, इसका मतलब कि उसके शरीर के अंदर जितने सेल थे हेल्दी हम्म, टाइम पर, वो सेल घट गए। हम्म, इसका मतलब सेल का डिस्ट्रक्शन हुआ। हम्म, सेल का डिस्ट्रक्शन होना ही मतलब यह है कि वो कैंसर उसको खा रहे हैं। हम्म, मैं मेरी बात समझा पाया? जी। हम्म, एक व्यक्ति जो हेल्दी है वो 80 किलो का है और उसको कैंसर नहीं है, उसको बाद में कैंसर होता है और उसका वजन जो है वो 60 किलो पर आ जाता है। 80 किलो जब वो था तो उसके शरीर के अंदर कितने सेल्स थे, और जब वो 60 किलो का हो गया तो उसके अंदर कितने सेल रह गए। तो ये 80 से 60 का जो डिफरेंस हुआ, क्या उसमें सेल कम हुए या नहीं हुए? कम हुए। ऑब्वियसली शायद। तो जितने प्रकार की चीजें उसके अंदर कम हुई, मैं उन सभी चीजों को टारगेट करके एक मंत्र के फॉर्म में उस कमांड को डालता हूं कि हाँ, ये जो डेड सेल हुए ये डेड सेल वापस जीवित हो जाएं। क्योंकि कैंसर जो है वो खाता है, ये मेरी जानकारी कहती है। क्योंकि जितने प्रकार के माधव निदान कर्क रोग का डिस्क्रिप्शन देता है, जब आप उसको देखेंगे तो वो प्रक्रिया के तौर पे केवल वात पित्त के कफ के आधार पर, और नेचुरल से आप बात देखिए, हमारे शरीर में सेल है, सेल बाद में ग्रुप ऑफ सेल मिलकर टिश्यू बनता है, टिश्यू ऑर्गन बनता है। अगर मैं इसी प्रोसेस को इसके पैरेलल लेकर चलूं तो एक सेल जो है वो टिश्यू बन रहा है, उसी तरह से वो सेल का जो कॉम्बिनेशन है वो टिश्यू ना बनकर नोड्यूल बन रहा है, कैंसर की नोड्स बन रही हैं, और वो बाद में नोड्स जो हैं एक पूरे ऑर्गन को भर देती हैं। तो प्रक्रिया तो मेरे भीतर जागृत हो गई ना। कौन सी प्रक्रिया को वो कब ऑब्स्ट्रक्ट करती हैं, मेन रहस्य तो इसके अंदर ही है। पर वो रहस्य क्या होगा भाई, मेरे शरीर में जीवन प्राण लेकर आ रहा है, किसी ने उन प्राण को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया। प्राण कैसे ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है, प्राण का तो काम ही चलना है। प्राण तब ऑब्स्ट्रक्ट होता है जब शरीर के भीतर का विचार ही मरने वाला हो जाता है, मुझे तो जीवित ही नहीं रहना। जैसे हम बार बार गुस्से में बोलना शुरू कर देते हैं ना, इससे अच्छा है मरी जाए, इससे अच्छा है मरी जाए। वो कहता है, अच्छा चलो तथास्तु, जब तुम इतनी बार कह रहे हो इसका मतलब तुम्हारी गहरी इच्छा होगी, पूरी कर देता हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो मजाक कर रहा था, मेरा कोई मतलब नहीं है मरने का। तब पर तक तो डैमेज हो चुका है। तब तक तो कहानी पूरी हो गई। तो हम्म, हमारे यहाँ चीजों को जानने के हिसाब से एक सिस्टम है जो इंफॉर्मेशन देता है। अच्छा, जो शुक्ला जी ने फीडबैक दिया ना वो कोई गलत फीडबैक नहीं था, बात सारी की सारी ये थी। जब मैंने चीजों को पढ़ना शुरू करा तो एक दिन क्या हुआ, मैं एमबीबीएस का करिकुलम पढ़ रहा था कि एमबीबीएस में डॉक्टर को क्या पढ़ाते हैं। फिर मैंने एमडी का करिकुलम पढ़ा कि एमडी में डॉक्टर को क्या पढ़ाते हैं। फिर मैंने डीएम का करिकुलम पढ़ना शुरू करा, डीएम में डॉक्टर को क्या पढ़ाते हैं। तो जब मैं डीएम नेफ्रोलॉजी देख रहा था, उसका 40% करिकुलम जो था वो केवल डायलिसिस था। डायलिसिस कैसे करें, उसे कैसे मैनेज करें, केवल ये था। तो जब मेरा प्रिंसिपल इंटरेस्ट मशीन पर लेकर जाने का है तो मैं उसके बियॉन्ड सोचूंगा ही क्यों। इसलिए जितने भी लोग किडनी के स्पेशलिस्ट हैं वो अपने अपने डायलिसिस सेंटर बना लेते हैं, उनको इस बात से मतलब नहीं कि ये पेशेंट ठीक होगा नहीं होगा ना। उनकी पढ़ाई ही सिर्फ डायलिसिस यूनिट को चलाने के ऊपर है। और डायलिसिस जो है वो अपने आप में, अब कुछ नंबर ऑफ स्कैन्स के बाद जो है ये होता ही नहीं कि व्यक्ति जो है पूरी जिंदगी जीवित रहे। डायलिसिस तो खून को निचोड़ लेता है बिल्कुल, और थोड़े दिनों बाद खून की कमी के कारण जो है व्यक्ति मर जाता है। तो तभी हमारे तो यहाँ जो, तभी तो डायलिसिस में दे आस्क फॉर frequently blood to be donated to the dialysis patient. तो सर यही मैं कहने की बात कर रहा हूं कि कुल मिला के क्या ये समस्या का समाधान है?
नहीं, समाधान तो है नहीं। तो अगर मुझे समाधान बनाना है तो मेरी सोच भी तो वहां जानी चाहिए। अगर मेरी जरूर। सोच ही वहां नहीं जाएगी, मैं अपने ही प्रोसेस में रहूंगा, तो मैं इंद्र की संजीवनी को धारण ही नहीं कर पाऊंगा। धारण तो करो, जब मेरा ध्यान ही वहां पे कनेक्ट नहीं होगा। क्योंकि मैंने शिवयोग के बहुत सारे वो सेशन सुने जहां पर कि वो संजीवनी विद्या प्रेषित करते थे। ये आर्ट ऑफ लिविंग में भी संजीवनी विद्या प्रेषित की जाती थी। मैंने कर तो ये संजीवनी रहे, लेकिन बचा इनके पास में कोई भी नहीं। तो वो तो आई खुद रियलाइज कि वो कुछ तो और ऋषि बची हुई है। वो तो ऋषि नित्य प्रज्ञा को भी बचा नहीं पाए ना। सर कोई नहीं बचा पाया डीआरडीओ में। ये हमारे जो, क्या नाम था इसका, गोवा का चीफ मिनिस्टर जो था, मनोहर पारिकर। मनोहर पर्रिकर, यस। ही वॉज अ डिफेंस मिनिस्टर। पूरा डीआरडीओ उसको रिपोर्ट करता था। डीआरडीओ के सारे हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स थे, पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी थी, साइंटिस्ट थे। नो वन कैन सेव दैट सिंगल पर्सन कि वो बोले कि ये चौथी कीमोथेरेपी के लिए इसका शरीर तैयार नहीं है, हम कीमो नहीं करेंगे, कोई और ऑल्टरनेटिव मेडिसिन लेकर आइए। और वो नहीं बचा। सब जानते थे वो नहीं बचेगा, फिर भी उसके शरीर में चौथी कीमोथेरेपी डाली गई। तो जो बड़े बड़े महंगे रिसोर्स है, जिनके पास करोड़ों अरबों रुपए की पावर है, वो नहीं बच पा रहे। नहीं बच पा रहे, इसका मतलब कि हमारी सोच जो है वो बचाने की नहीं है। जब तक मेरे भीतर वो बड़ी सोच जागृत नहीं होगी, तब तक मैं हीलिंग में गहरा प्रवेश ही नहीं कर पाऊंगा। मैं समुद्र में कूदा, बिल्कुल नीचे सबसे गहरे में चला गया, मेरी सांस टूट गई, पर मुझे पता है कि मैं 100% बचूंगा। मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं मार सकती, क्योंकि नीचे जो है वो अमृत है, और मैं उस अमृत से जैसे ही कनेक्ट होऊंगा, इमीडिएटली सब कुछ ट्रांसफर हो जाएगा। मैं जीवित हो जाऊंगा। तो कहने का मकसद ये है कि जब तक मैं मेरी सोच में ही ये चीज नहीं लाऊंगा, तब तक वो डिवाइन पावर्स मेरे भीतर एक्टिवेट नहीं होंगी। कहीं ना कहीं हम सिर्फ अपने आप तक सीमित हैं। ये हमारा मेजर रीजन है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने प्रोफेशनल सिस्टम को चेंज करिए, ये करिए, वो करिए, नहीं। मेरा कहने का ऑब्जेक्टिव ये है कि कुछ समय अपने आप को इतनी देर तो दीजिए कि आप उस समय अपने बारे में सोचे ही नहीं। और उस प्रक्रिया से आपका प्राण तत्व जागृत होना शुरू हो जाएगा। और जब प्राण तत्व जागृत होगा, डीपर प्राण होगा, तब वो आपके भीतर जो है उस ऊर्जा को जागृत करेगा जो आपको परपीचुअल बनाती है। और आप, ये जरूरी नहीं है कि उस परपीचुअल पॉइंट से कनेक्ट होने के बाद आप परपीचुअल होंगे, बट आप दूसरे को परपीचुअल बना देंगे। ये पार्ट है। हम्म। मैं मेरा पक्ष समझा पा रहा हूं? जी। जी सर। इसलिए मैं इस पॉइंट को रख रहा हूं, क्योंकि जब हम लेवल 4 पे काम कर रहे हैं, तो हमारे को कोई भी रोग को समझना और उसका आधार जो है वो सबसे अच्छी तरीके से माधव निदान ने दे रखा है। मैंने उसका देखा, उसमें दो चीजें बड़ी लाउड एंड क्लियर थी। पहली चीज थी कब्ज, और दूसरी चीज थी कफ। तो जब किसी व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन होता है, तो उसका मूलाधार चक्र जो है वो ब्लॉक हो जाता है। जब मूलाधार चक्र ब्लॉक हो जाता है, मतलब कि पृथ्वी से आकाश में चीजें फेंकनी बंद हो जाती है। उसका रीजन फियर होता है। और जब फियर आता है, उसके बाद शरीर के भीतर कफ बढ़ना शुरू हो जाता है। जब कफ बढ़ता है, कफ का मतलब हो गया होल्डिंग द डिजायर। हम्म। तो मेरे पास एक फियर है और एक होल्डिंग द डिजायर है। मैं जब तक इन दोनों को रिलीज नहीं करूंगा, मैं अपनी आत्मा से कनेक्ट ही नहीं हो पाऊंगा। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, जिसको कि मैं ट्रिगर करने की बात कर रहा हूं। हमारे यहाँ एक टर्म लिखी हुई है 8वें अध्याय में। हम्म।
किम तत् ब्रह्म। इस बीज मंत्र को लिखिए जरा आप अपने पास में। त व म द्य श क्ष र, नीचे ऋषि वाला री। लिख लिए सर? एक मिनट कॉपी कर लेता हूँ मैं, बाद में नोटबुक यहाँ नहीं मिल रहा मेरे पास। ये त्वा मह त्व म द्य, धा द्य, दिया। विद्या वाला द्या। ध्या, द ओके। और या का जय कॉम्बिनेशन। सक्षरण। त्व म द्य श्री, श्री, वो ऋषि वाला री है। ऋषि वाला री है, और नीचे लिरी है ना वो तो। हाँ जी हाँ जी, वो री है, ऋषि वाला री है। ऊर्जा चेक कर रहा हूँ उसकी। जी। इसकी ऊर्जा क्या हो रही है डॉक्टर साहब? ये उंगली से निकल के सीधा लंबिकाग्र चक्र तक जा रही है। हम्म। इस इस ऊर्जा से सबसे पहले तो ये ऊर्जा को सेलुलर लेवल पर एब्जॉर्ब करना चाहिए, हम्म। कि मेरे भीतर ब्रह्म का जो है वो सेलुलर लेवल पर एक्सपोजर बढ़े, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, इससे ये मांगना चाहिए कि मेरे जीवन को एक उद्देश्य की प्राप्ति हो। वो उद्देश्य जिसके लिए मेरा जन्म हुआ है, तो भले ही वो विचार मेरे पास ना हो जिस पार्ट के लिए मैं पैदा हुआ हूं, लेकिन उस विचार को प्राप्त करने के बाद मैं वो रोल प्ले डिमॉन्स्ट्रेट करना शुरू कर दूं। तो जब हम इस बीज मंत्र को
उस प्रकार से अपने भीतर इन्वोक करते हैं, तो हमारा जो सिस्टम है वो डिजायर्स की बजाय पर्पसेस की तरफ चला जाता है। क्योंकि हमारी लाइफ में कोई ना कोई एक पर्पस ऐसा होगा जिसमें कि मैं ये मानूंगा कि मैं अगर स्वयं औषधि हूं, हम्म। अगर मैं स्वयं औषधि हूं, तो क्या वो औषधि कितने रोगों का निवारण कर सकती है। अगर एक कैंसर सेल है और वो पूरे शरीर को मारने की हिम्मत रखता है, तो मैं वो विचार हूं जो उस कैंसर को मारने की शक्ति रखता हूं। हम्म। अब कैंसर क्यों होता है, पूरे सिस्टम, मतलब हर डिजीज का एक बिहेवियर पैटर्न होता है। पूरा कैंसर का बिहेवियर पैटर्न एंगर, एंगर ही है। तो हम्म। एंगर के होने के बाद, अब एंगर क्या होता है, इनकम्प्लीट डिजायर्स है। तो मैं अगर ये आइडेंटिफाई करूं कि ग्लोबली पूरे सिस्टम में पूरा सिस्टम सिर्फ डिजायर्स उत्पन्न कर रहा है, मेरे पास ये वाला घर हो, ये मेरे पास गाड़ी हो, ये मेरे पास पैसा हो, ये सोने की सिल्ली हो, मैं कभी भी एक हेल्दी बॉडी के तौर पे अपने शरीर को नहीं लेकर चल रहा, हेल्दी सोसाइटी को नहीं देख रहा, और एक फोर्स जो चारों तरफ इकट्ठा हो गया उसको ऑब्जर्व कर रहा हूं, जो डिजायर्स ही उत्पन्न करता जा रहा है मेरे इर्द गिर्द। टीवी सीरियल है, डिजायर उत्पन्न कर रहे हैं, महंगी ज्वेलरी, महंगे कपड़े, बड़े भारी भारी सेट, लड़ते हुए रिश्तेदार, खून पीते हुए सास, तो ऐसे करके जो है वो सारी की सारी चीजें मेरे डिजायर सिस्टम में डाल रही हैं। और मेरा डिजायर सिस्टम अपने एक्चुअल पर्पस से दूर होता जा रहा है। जितना वो दूर हो रहा है, उतनी जल्दी कैंसर जैसी बीमारी जागृत हो रही है। इस बीज मंत्र को मैं धारण करके, इसको अपने भीतर उठाकर एब्जॉर्ब करके, मैं ये कमांड डालूं कि ये जो मेरे 100 करोड़ हिंदू हैं, इसमें जो 8 करोड़ ब्राह्मण परिवार हैं, ये सब के भीतर ब्रह्म का जागरण हो और वो डिजायर से उठकर उद्देश्य के ऊपर आ जाए। हम्म। तो मैं एक छोटा सा मेडिटेशन करते हैं, ताकि हम्म। 9 बज गए वैसे, ठीक है। तो हम एक अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे, एक लंबी गहरी सांस लेंगे नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक, और उस प्राण तत्व को अपने भीतर बढ़ता हुआ महसूस करेंगे। और अपने लंबिकाग्र चक्र से अपनी आत्मा और परमात्मा के संबंध को ऑब्जर्व करेंगे, और उस डिवाइन इंटेलिजेंस को देखेंगे जो अखिल ब्रह्मांड में, जैसे श्रीम को हम इंटेलिजेंस मानते हैं, तो उस डिवाइन इंटेलिजेंस, आद्या टर्म हम यूज करते हैं, जो शुरुआत से है, तो उस डिवाइन इंटेलिजेंस को अपने भीतर देखेंगे जो अखिल ब्रह्मांड में इंटेलिजेंस का कारण है। त्वमद्य श्री, 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 त्वमद्यश्री, 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 त्वमद्यश्री। आप ही आद्या देवी हैं जो हमारे भीतर श्रीम को जागृत करती हैं, जिससे प्रत्येक सेल को इंटेलिजेंस प्राप्त होती है। और जब वो इंटेलिजेंस प्राप्त होती है, तो मैं हर वो कार्य करता हूँ जो मेरे जीवन को उद्देश्य प्रदान करता है।
मैं प्रार्थना करता हूँ, अपने मन में ये इच्छा करता हूँ कि मेरे शरीर के समस्त सेल, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम, इंटर सिस्टम, इस संपूर्ण शरीर के भीतर जो भी 100 ट्रिलियन या उससे भी ज्यादा जो सेल हैं, टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं, उन सब के भीतर आप जागृत हो जाएं। और मेरी ये प्रार्थना है कि ये जो 100 करोड़ हिंदू हैं, ये जो 8-10 करोड़ ब्राह्मण हैं, इन सब के भीतर वो इच्छा जागृत हो कि वो आपसे जुड़े, और उन सब के भीतर जैसे मेरे भीतर आप जागृत हुए हैं, ऐसे ही उन सब के भीतर आप जागृत हो जाएं। ऐसी मेरी प्रार्थना है। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। अपने दोनों हाथों को रब करके अपनी आंखों से लगाएंगे। जी सर। There seems to be a lot of clarity of purpose. क्या करना है? It starts to तो सेक्युलर लेवल इसको पे ना जाके तो आज के दिन के लिए हम होमवर्क यही रखेंगे कि आज हमें जो भी टाइम मिलता है, हम इस हम्म, बीज मंत्र को लिखने का या अपने सामने उसको रखने का प्रयास करें। जितना भी टाइम जरूर। मिलता है, नथिंग, कोई कंपल्शन के तौर पे नहीं है। रात को सोने से पहले इसको ध्यान करें, हम्म, क्योंकि ये एक प्रकार से आद्यश्री है, ऐसे मान लीजिए इसको। हम्म, मैं जब इस बीज मंत्र को लिख रहा हूँ, किम तद ब्रह्म, तो ये श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय के महात्म्य में ये आया कि एक व्यक्ति जो है, उसने दूसरे व्यक्ति को पूजा करते देखा, जो ब्राह्मण किम तद ब्रह्म बोल रहा था, और उस किम हम्म, तद ब्रह्म बोलते ही वो उस प्रेत योनि से मुक्त हो गया। तो वो प्रेत योनि से मुक्त हो गया, तो उसकी पत्नी देख रही है, बोले तू भी यही बोल जल्दी से। तो बोले ऐसा क्या है हम्म, इसके अंदर। इस बात के ऊपर वो पूरा का पूरा चैप्टर का महात्म था। तो मैंने कहा भी इसके अंदर कोई ना कोई विलक्षण चीज होगी, जो हमारे हम्म, सामने जो है वो नहीं पता चल रही, प्रकट नहीं हो पाए। प्रकट नहीं हो रही है। तो अब फिर मैंने इस जगह इस श्लोक को ध्यान करा और इस पॉइंट के ऊपर उस बीज मंत्र को लेकर गया। जैसे उस दिन मैंने, जब आप लोग बात कर रहे थे ना, तो मैंने उस दिन क्या नोटिस करा कि एक टर्म आपने बोली, श्रीधर, 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 श्रीकर। है ना। तो अब वो श्रीधरा, श्रीकरा, जितने भी टर्म्स हमारे सहस्त्रनाम में श्री से जुड़े हुए आते हैं, उनको हम्म, इस तरह से लिख कर देखिए और इनकी ऊर्जा को ऑब्जर्व करिए। हम्म, इनकी ऊर्जा फिनोमिनली इंक्रीज हो रही है। मैं वो कल रात को ही, जब मैं जन्माष्टमी का पूजन कर रहा था कृष्ण जी का, तब उस हम्म, टाइम पर ये मेरे को एकदम से ध्यान में आया। हम्म, तो और मैं फिर उसके बाद मैंने लिखा, तो मुझे पता चल गया कि मुझे जो है वो इस पूरे पार्ट को कैसे करना है। तो मैंने बोला कि ये चीज जो है, ये बहुत काम कर रही है। जब मैं अपने, क्योंकि मेरे को एक इच्छा है कि मुझे वो ऐसी पावर प्रत्यक्ष करनी है जिसके बाद हो, तो मेरी इच्छा जो है वो बार बार कहीं ना कहीं मैं हर चीज में ढूंढ ले रहा हूँ, वो डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। जब तक आप वो उस इच्छा को ही जागृत नहीं करेंगे, तब तक वो वाला पार्ट नहीं आएगा। क्योंकि एक प्रोग्राम को सिखाना, मैंने एक चीज दी, हम्म, एक इंफॉर्मेशन के तौर पर वो चीज आपके पास चली आई। जो चीज आपको नहीं पता हम्म, थी, जो मैंने ढूंढी, वो आपके सामने चलना एक पार्ट है।
पता चलने के बाद वो मेरे भीतर जागृत हो जाए, वो सबसे डिफिकल्ट पार्ट है। तो एक टीचर और स्टूडेंट के तौर पे अगर हम बात करते हैं, तो टीचर का सबसे मुश्किल टास्क होता है स्टूडेंट को टीचर बनाना। वो पार्ट वो तभी श्लोक होगा का जब है वो वो उसी प्रोसेस में जाएगा। वो श्लोक का ये है डॉक्टर साहब, श्रीदः श्रीशः श्रीनिवासः श्रीनिधिः श्रीविभावनः श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान लोक त्रयाश्रय, ये है। उसमें ये जितनी जगह पूरा। भी श्री आ रहा है, वो श्री को इस प्रकार से लिख दीजिए और उसकी श्लोक की एनर्जी चेक करिएगा। हाँ, मैं करता हूँ वही, बिकॉज जब आपने पूछा था इसमें क्या है, ही इज द बेस्टोवर ऑफ प्रॉपर्टी, लॉर्ड ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ वेल्थ, ऑल थिंग्स ऑस्पिशियस। Shri is the abode of Lakshmi. He has Lakshmi as his treasure. He is the distributor of prosperity in accordance with one karma. He is the bearer of Shri on his chest, and he is the one who confers prosperity, ultimate moksha, bliss. He is the protector, refuge of all the three worlds. राइट। तो पूरा इसमें पूरा श्री ही है एक्चुअली। कौन सा वो है ये स्तोत्र? ये श्लोक 65 श्लोक है कहाँ, किसका पार्ट है, कौन से उसका है? विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ है। हाँ, विष्णु से मैं कल रात को विष्णु सहस्त्रनाम ही पढ़ रहा था, बिकॉज मैंने बहुत जगह नोटिस करा कि कृष्ण और विष्णु जो हैं वो टर्म यूज इनवेरिएबली हुए हैं। एक्चुअली क्या है, इसका जो पिक्चर है, इट इज लाइक कृष्णा प्लेइंग द फ्लूट, बिहाइंड हिम इज पीकॉक। वो श्लोका का पीछे मैं ऐसे देख रहा था कि व्हाट इज द, आपने जैसे बोला श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण इज प्लेइंग द फ्लूट एंड बिहाइंड हिम इज द पीकॉक लुकिंग एट हिम। सो हाँ, मतलब मैंने ऐसा देखा कि जैसे हमारे यहाँ टेक्स्ट में छेड़छाड़ की मैं बात कर रहा हूँ ना, तो किसी ने क्या करा, विष्णु की जगह कृष्ण नाम कर दिया, कृष्ण की जगह विष्णु कर दिया। तो जब मैंने बहुत सारे मंत्रों में विष्णु के मंत्र थे, उनको रिप्लेस करके कृष्ण का मंत्र लिखा। और कृष्ण मैंने ऐसे लिखता हूं, जैसे, एक सेकेंड, मैंने जब कृष्ण इस प्रकार से लिखा, सॉरी, तो जब मैंने कृष्ण इस प्रकार का की बजाय क्षत्रिय वाला क्ष उसका रिप्लेसमेंट डाला, इतनी फिनोमिनल एनर्जी थी इसके अंदर। क्योंकि कोई व्यक्ति तो इस तरह से काम कर रहा है ना कि मैं मेरे डाइटी से कनेक्ट ना हो पाऊं। मेरा टारगेट वो है कि भाई ये जितने भी लोग हैं, मतलब मेरे गुरुजी ये बोलते थे कि बेटा आजकल अच्छे लोग चेला बनने नहीं आते। पहला क्वेश्चन, चेला बनना मतलब साधु बनना क्यों आवश्यक है? दूसरा क्वेश्चन, ईश्वर से कनेक्ट होने की क्वेस्ट होनी चाहिए, वो मिसिंग है। तो जो मिसिंग है वो उन टर्म से है जिन टर्म को हम यूज कर रहे हैं, उसमें किसी ने कुछ छेड़छाड़ कर दी और हम उसी को ही ध्यान करते जा रहे हैं। ठीक है जी। तो चलिए कल करते हैं इसको, 9 बजे। डॉक्टर साहब, कल तो मैं नहीं कल तो ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज कल तो वो फंक्शन है। हाँ ठीक आई है। विल तो कल नहीं करेंगे, परसों नहीं करेंगे, कब का है? फ्राइडे आफ्टरनून करेंगे, बिकॉज मैं आऊंगा 7:45 ट्रेन में हूँ।